नमस्कार, मैं हूं प्रीति पांडे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश किसका होगा कर्नाटक में आपका स्वागत है। कर्नाटक चुनाव में सभी दल अपने अपने हिसाब से मुद्दे उठाने में जुट गए हैं। किस पार्टी का क्या खास मुद्दा है जिस पर वो तवज्जो दे रहे हैं, इसी पर आधारित है हमारी आज की पेशकश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी के बारे में विवादित टिप्पणी को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी उन्हें माफ करती नहीं दिखती। धारवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले बीजेपी को जितनी गालियां देंगे, राज्य में कमल उतने ही अच्छी तरह से खिलेगा। बोलो भारत माता की। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। बीजेपी का दूसरा बड़ा मुद्दा पीएफआई पर बैन का भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन वो इसे भी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आकर बताइए कर्नाटक की जनता को कि क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए, जिसने हमारे नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की, अनेक युवाओं की हत्या की, जो देश तोड़ने में लगे थे। मुझे बताओ, इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? वोट बैंक की लालच में एक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को सर पर चढ़ाकर रखा। कर्नाटक चुनाव में अब तक मजबूत दिख रही कांग्रेस ने ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश में बीजेपी को मौका दे दिया है कि वो ध्रुवीकरण कर सके। बीजेपी के सभी बड़े नेता अब इसी लाइन पर हैं और कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस हमलावर तो है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के कारण अब बीजेपी को भी हमलावर होने का मौका मिल गया है। रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कैसे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोलों ने पार्टी की अच्छी खासी फजीहत करा दी है। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता अब खड़गे की निंदा कर रहा है। खड़गे को भी समझ आ गया है कि उनसे ऐन मौके पर बड़ी गलती हो गई है, इसलिए उन्होंने तुरंत माफी भी मांग ली, लेकिन बीजेपी नेता उन्हें माफ करने के मूड में नहीं दिखते। ये जब सरकार में थे तो क्या करते थे? हर दिन सेल्फ गोल, हर दिन जो है वो हिट विकेट का हैट्रिक बनाने में लगे रहते थे। अब विपक्ष में आकर के नो बॉल की न्यूसेंस में लगे हुए हैं। तो चाहे वो सरकार में हिट विकेट की हैट्रिक में लगे रहे हों और चाहे आज जो है वो नो बॉल की न्यूसेंस में डटे हों, इनके लगे रहने और डटे रहने से इनका ही जो है वो बंटाधार हो रहा है। आज दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आज कांग्रेस पार्टी की सियासी सेहत पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन इस परिवार का और इस पार्टी का अहंकार एक्सीलेटर पर है। जब जब वो हारने वाले होते हैं तब तक वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, और आज कर्नाटका में उनको अपनी प्रत्याशित हार दिखाई पड़ रही है। तो उन्होंने लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों ने प्रधानमंत्री को अपशब्दों से अलंकृत करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ ये उनकी एक मीन मेंटलिटी, इसको कहना चाहिए कि इनकी एक खराब सोच है, और इस सोच के कारण ही वो उनका पतन निश्चित रूप में दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। ये दुखद है। राजनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई सही नहीं ठहरा सकता। आने वाले समय में कर्नाटक का जब पोल होगा,
जनता जरूर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार प्रचंड बहुमत से बनाएगी कर्नाटक में। आम कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है कि खड़गे के बयान को कैसे डिफेंड करें। ऐसे में कुछ वरिष्ठ नेता ही खड़गे के बचाव में सामने आ रहे हैं। हिमाचल उनके हाथ से निकल गया, दिल्ली उनके हाथ से निकल गया। पूर्वोत्तर राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह सीटें कम हुई हैं, जबकि उन्होंने ऐसे गठबंधन किए जो गठबंधन देश हित में नहीं मानते थे वो पहले। इन सब के बाद भी जो हालत कर्नाटक की है ना, उसने विचलित कर दिया है मोदी जी और उनकी पार्टी को। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बीजेपी के नहीं बनेंगे तो यहाँ दंगा ही होंगे। तो यानी उनका मंशा यह है कि सरकार अगर नहीं बने तो दंगा कराएंगे। वो क्योंकि इस देश के गृह मंत्री हैं, हिंदू मुस्लिम कराएंगे तो इनके खिलाफ तो एक्शन बनता है। लेकिन जो चुनाव आयोग है भारतीय जनता पार्टी की इकाई की तरह काम कर रहा है। चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ने लगा है और मैसूर में तो एक सड़क हादसे के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की है और खड़गे को चुनाव प्रचार से रोकने की मांग की है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है, उसको देखते हुए निर्वाचन आयोग को कुछ न कुछ करने की जरूरत तो है, क्योंकि खड़गे के बयान के बाद अब बीजेपी के एक विधायक ने भी सोनिया गांधी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। कपिल गौड़, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो बदजुबानी का आलम यह है कि पहले एक पार्टी का कोई नेता अभद्रता की पराकाष्ठा की सीमा को लांघ देता है, तो जवाब में दूसरी पार्टी भी कम नहीं है, उनके नेता भी कुछ उसी तरह की अभद्रता कर जाते हैं जिससे कहीं से भी तर्कसंगत या जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर भारत एक्सप्रेस में आपका। सर, मेरा सवाल यही कि कर्नाटक चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुद्दे अब ढूंढे जा रहे हैं और ऐसे मुद्दे जो चुनाव में ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं उसे कैश करने की भरसक कोशिश की जा रही है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बदजुबानी थी वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा डेंट लेकर के आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही जो है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो ये था कि कांग्रेस जो है वहाँ एक तरह से बढ़त ले रही थी, लेकिन जिस तरह से जो खड़गे जी ने जो बयान दिया है उसको चलते जो है कि हो सकता है कोई संभावना बनती है कि शायद कांग्रेस को नुकसान हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय कर्नाटक में चल रहे हैं, खासकर जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जिस तरह से सभी को पता है, जिस तरह से 40% जो है कमीशन की बात जो है लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ चलती रही, इसका प्रचार कांग्रेस ने भी किया। और उसके अलावा जो है कि दूसरे जो है रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके बाद जो है कि महंगाई का मुद्दा है, तो बहुत से मुद्दे हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जनता, दूसरा जो वहाँ धार्मिक एक जो सांप्रदायिकता को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो दक्षिण भारत का जो मतदाता है और खासकर कर्नाटक का मतदाता जो है वो उसके प्रभाव में आता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का, लेकिन हाँ, इसका फायदा जो है कि जो बात खड़गे जी ने अभी मोदी जी के लिए कह दी है, निश्चित रूप से मुझे लगता है उनको बचना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माहिर है इस बातों को भुनाने में चुनाव में, और उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिस चीज में भारतीय जनता पार्टी पारंगत है वो अब पूरा उसका इस्तेमाल भी करती नजर आ रही है। हर फ्रंट पर बाकी तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ करके बीजेपी का हर एक नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, उसको लेकर के पहले जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में बैठे बिठाए बीजेपी का फायदा कराने की ये चूक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा की गई। सबसे बड़ी बात ये कि पहले गलती की गई, उसके बाद फिर ये कहना कि वो मोदी जी के लिए नहीं था बल्कि बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, जबकि उनके संबोधन को पूरी दुनिया सुन चुकी है, जिसमें बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। माफी मांग लेते तो शायद बात फिर भी संभल जाती,
लेकिन माफी कैसे मांगे, वो तो प्रतिद्वंदी है ना। नहीं देखिए, प्रीति जी माफी तो मांगी है ना, खड़गे ने माफी मांग ली है, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं है कि मैं तो जो है पार्टी के लिए, पार्टी ने उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नाम लेते ही कहा कि अगर आप जो ये सोचे कि वो आप उनको वोट दे रहे हैं, वोट देंगे और सोचें कि आप जो है कि वो कभी आप उनको छुएंगे और वो उनमें जो जहर है वो आपको नहीं काटेगा, तो निश्चित रूप से ये आप गलती कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार आप उनको छू भी लेंगे तो फिर उसके बाद आप उठ नहीं पाएंगे। तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी को ही लेके कहा गया, इसलिए अब ये जो वो कह रहे हैं माफी मांग ली उन्होंने, ये अच्छी बात है, उन्होंने माफी मांगी है। और देखिए एक बात मैं बताऊं आपको कि देखिए इस तरह की बातें होती हैं, जिसमें राहुल गांधी का भी जो अपमान का केस हुआ है वो भी 2019 में लोकसभा चुनाव में, तो देखना चाहिए था सर कि राहुल गांधी अपनी सांसदी गवा बैठे अपनी बदजुबानी की वजह से। अब ऐसे में चुनाव के एंड पहले जब पार्टी का अध्यक्ष इस तरह के शब्दों का एक बार फिर से इस्तेमाल करता है, उनकी शब्दावली में पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमाम तरह की संज्ञाओं को देश सुन चुका है। रावण से लेकर के तमाम तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके द्वारा पहले भी कहे गए हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जब इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं तो बीजेपी उसे क्यों नहीं कैश करेगी, आखिर मौका चुनाव का है। लेकिन जब हम बात करते हैं बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहे गए अपशब्द को लेकर के जहां एक तरफ पूरी पार्टी आक्रामक हो गई, कांग्रेस पर हमलावर हो गई, वहीं बीजेपी की ही एक विधायक की बदजुबानी देखने को मिली। जिस तरीके से बासनगौर यतमाल साहब ने सोनिया गांधी को लेकर के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उसको आप किस तरीके से कहते हैं? जुबानी जंग में बीजेपी भी पीछे कहीं नहीं है। निश्चित रूप से देखिए प्रीति जी, ये जो जिस तरह से जो पूरी राजनीति हमारे देश की हो गई है और खासकर जिस तरह की जो भाषा का जो नियंत्रण होता है, जो एक शालीन भाषा का इस्तेमाल, वो हमारे जो नेताओं ने, वो जो संस्कार है उनका वो खत्म हो चुका है। और वो कुछ भी बिना शब्द का क्या, उसका क्या मतलब है, उसका क्या है, वो सोचे समझे इस तरह के शब्दों को कह देना और दूसरे के जो है कि अपमानजनक इस तरह के शब्दों को देना का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही खराब बात है। और ये जो है कि भारत के जो भारतीय राजनीति के और भारतीय खासकर राजनीति के नहीं भी तो राजनेताओं के गिरते हुए स्तर की तरफ संकेत देता है कि कम से कम आपको ये तो कंट्रोल करना चाहिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं और किसके खिलाफ आप कह रहे हैं। बिल्कुल। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह सोनिया गांधी एक पार्टी, बड़ी पार्टी की वो एक बड़ी नेता हैं, वो वहाँ की तो निश्चित रूप से वो अध्यक्ष रह चुकी है वहाँ पे, और इस तरह से और महिला है इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो हमारी जो राजनीति है बहुत गंदी राजनीति होती जा रही है, जो आप पब्लिसिटी के चक्कर में आप जो है कि कोई खबर में बने रहने के लिए इस तरह के अपमानजनक इस तरह की टिप्पणी करें और फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल हो जाती है, क्योंकि चर्चा में तो आप आ ही जाते हैं। खैर मैं लौटूंगी सर आपके पास, इस बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नेताओं के बिगड़े बोलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ठोस चुनावी वायदे पेश कर रहे हैं। अब तक 4 गारंटियों की बात करने वाले राहुल गांधी ने मंगलुरु में 5वीं गारंटी का भी ऐलान कर दिया है। क्या है 5वीं गारंटी, आपको बताते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार पर तो वो बोलते ही हैं, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर कई ठोस वादे करने में लगे हैं। किसानों, महिलाओं और मछुआरों के बीच जा रहे हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं तो वे जवाब भी देते हैं। इसी हिसाब से वे अपने भाषणों में भी बदलाव करते हैं। अब तक राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से 4 गारंटियां दे रहे थे। गृहलक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य और युवा भाग्य। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल ने 5वीं गारंटी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की भी पेश की है। यानी कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यानी राहुल ने अब महिला मतदाताओं को लुभाने की बड़ी पहल कर दी है। हम 4 वायदे नहीं, पहले दिन हम 5 वायदे पूरे करेंगे। हम एक और वायदा जोड़ेंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। मोदी जी अच्छी तरह सुनिए, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन 5वां वायदा, कर्नाटक की सब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में मुफ्त में जाएंगी।
मंगलुरु और उडुपी की जनसभाओं में राहुल ने मतदाताओं के दिल को छूने की कोशिश की है। 2019 में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जिस तरह से बीजेपी ने गिराई थी, उसका जिक्र करना भी राहुल नहीं भूलते। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। ये सरकार बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है। राहुल इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वे बार बार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही 5 गारंटियां पूरी की जाएंगी। साथ ही राहुल बीजेपी को भी चैलेंज करके ऐसे ही वादे पूरे देश में करके दिखाने की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चर्चा में लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत साहब बने हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की 5 गारंटी वर्सेस बीजेपी का चुनावी प्रचार का तरीका कौन सा ज्यादा भारी पड़ रहा है। सर, अब तक राहुल गांधी 4 गारंटियों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज 5वीं गारंटी भी आ गई और फिर ये कह देना कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही 5 को हम इंप्लीमेंट कर देंगे, 5 को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कारगर साबित होगा? साथ ही साथ कांग्रेस जब ये कहती है कि बीजेपी ये 5 गारंटियां नहीं दे सकती क्योंकि उनके यहाँ तो 40% के कट का एक फॉर्मेट बना हुआ है, ऐसे में अगर आपको ये 5 गारंटियां मुकम्मल चाहिए तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना होगा। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस जो है एक अपने को विकल्प के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है और जो सॉलिड मुद्दे हैं, जो देखिए हालांकि जो बात उन्होंने जैसे आज जो 5वीं गारंटी कही महिलाओं के लिए जो है फ्री यात्रा जो ट्रांसपोर्ट में, तो ये एक आम आदमी पार्टी से कहीं नहीं कहीं जो उनकी सरकार ने दिल्ली में किया है उससे कहीं प्रेरित होते हुए मुझे लगता है कि ये गारंटी की बातें की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार गारंटी कार्ड देती है जहां भी चुनाव लड़ती है वो तो। लेकिन चूंकि जनता की हालत जो है कि इतनी खराब होती चली जा रही है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है, इसलिए लोगों को इस तरह के जो है कि राहत देना और इस तरह के कंसेशंस देना और मुफ्त में, हालांकि देखिए मुफ्त देना बहुत ज्यादा स्टेट एक्सचेकर के लिए फायदेमंद नहीं होता है, काफी दबाव पड़ता है जो राज्य के बजट के ऊपर, राज्य का जो खजाना है उसके ऊपर। लेकिन जनता की जो महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, जिस तरह की आर्थिक नीतियां केंद्र की सरकार लेके चल रही है, उससे लगातार लोगों की हालत जो है वो खराब हो रही है, उनकी माली हालत खराब हो रही है, उनकी आमदनी के जरिए कम होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये है कि लोगों को कोई न कोई राहत की उम्मीद रहती है और सरकारें या पार्टियां जो है वो इसीलिए जो है इस तरह के लालच आप कह लीजिए वो दे रही हैं कि हम तो आपको जो है कि मुफ्त में अनाज देंगे, हम आपको मुफ्त में जो है कि यात्रा करवाएंगे, हम आपको मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे। तो ये टेम्पटेशन दे के सरकारें जो पार्टियां हैं वो सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो कांग्रेस के लिए भी जरूरी है, देखिए जहां पे जो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, दंगा होने की बात कही, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात वो लगातार कर रहे हैं अमित शाह वहां पे, और बीजेपी की ये स्ट्रेटजी रहती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना। जिस तरह से कि देखिए 4% मुस्लिम आरक्षण था उसको हटा लिया गया और वो लिंगायत और वो का लिंगा के बीच 2-2% बांट दिया गया। तो ये साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि वो जो है कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी है। ऐसे में जो है कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी चाहते हैं कि जो ठोस जो जनता के कल्याण के जो मुद्दे हों उनको वो वादे किए जाएं और उस वायदे के आधार पे जो है सरकार बनाई जाए। ये उनका एक प्रयास है। अब देखना ये होगा कि क्या कर्नाटक की जनता जो है राहुल गांधी जो वायदे कर रहे हैं उनको विश्वसनीय मान रही है या नहीं मान रही है, या वो एक जो सांप्रदायिक जो है कि बंटवारे की तरफ जो है वो बढ़ने के लिए तैयार है। ये चुनाव के परिणाम इस बात को दिखाएंगे कि क्या होता है। चलिए, एक बार फिर से मैं बदजुबानी वाले मुद्दे पर आ रही हूं, क्योंकि बीजेपी पार्टी आज चुनाव आयोग तक पहुंच गई है और ये मांग की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक में चुनाव प्रचार भी न करने दिया जाए, उन पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि उनकी बदजुबानी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ थी, लिहाजा इसको संज्ञान में लिया जाए। क्या लगता है, अगर चुनाव आयोग ने इसको गंभीरता से लिया
तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें यहां से खड़ी होती दिख रही हैं, क्योंकि एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद उसी राज्य से आते हैं और उनका चुनाव प्रचार का तरीका भी बहुत अलग है, उनका प्रभाव भी वहां पर देखा जाता है। अगर उन्हें प्रचार से रोक दिया गया तो कांग्रेस पार्टी नुकसान तो जाहिर तौर पर भुगतेगी। निश्चित रूप से देखिए, वो एक खास वर्ग से भी आते हैं और कर्नाटक के हैं, और वो जो बातें कहते हैं खास आम आदमी की भाषा में बात करते हैं वो, और तो उनका निश्चित रूप से एक प्रभाव है। वो एक अच्छा भाषण देते हैं, वो आम आदमी की भाषा में देते हैं, वो सिंपल तरीके से देते हैं, तो निश्चित रूप से। और यही जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये, हालांकि देखिए, तो फिर इस आधार पे तो जो उन पे भी एक्शन होना चाहिए जिस नेता ने भारतीय जनता पार्टी की सोनिया गांधी के लिए लेकिन सर का अंतर है ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिनकी जबान फिसली वो इलाके के एक विधायक भर हैं। अब ऐसे में बीजेपी इसे कैश करने की भरसक कोशिश कर रही है और प्रयास में सीधे चुनाव आयोग का रुख कर लिया है। हालांकि मैं चर्चा और आगे बढ़ाना चाहती थी जी। कहीं कहीं ये भी दिखाई देता है कि बीजेपी भी डरी हुई है, कांग्रेस को जो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है उससे बीजेपी भी डरी हुई है। बिल्कुल, लगातार अमित शाह के स्टेटमेंट में हम देख भी रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो ऐसा होगा, अगर कांग्रेस आ गई तो राज्य में दंगे होंगे, तो बीजेपी भी बहुत सेफ गेम खेल रही है। ऐसे में कांग्रेस इस तरह की चूक आगे न करे, उसके लिए तो यही हितकारी होगा। सर, हालांकि चर्चा में और आगे करना चाहती थी लेकिन समय का अभाव है। आप हमारे साथ बने, इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसका होगा कर्नाटक में, आज के लिए इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।